रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो, लेकिन धन के नाम पर टी कौड़ी भी नहीं लाते। कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम भी और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छा जीवन कब व्यतीत करेंगे? अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर जीवन लाल का क्रोध उतर गया और वह अपनी पत्नी राधा के पास आकर बोला, तब कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूँ। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी तब मैंने उससे बीज खरीदने के लिए धन लिया था और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। खेत में जीवन लाल खड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहां जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका। अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे जीवन लाल। सबसे पहले मेरा वो धन चुका जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जनाब जमींदार साहब, आप यकीन रखिए मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। अब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस कुछ ही दिन की बात है, फसल आ जाएगी, मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें और सुनने वाला नहीं हूँ, वो भी ब्याज सहित चुकाना होगा। आत्मीनदार साहब, आप भी तो देख रहे हैं कि ये अभी खेत में मेहनत कर रहा है। इसका सपना है कि एक दिन ये फसल उगाएगा, लेकिन जीवन लाल ये सपना ही रहेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि तेरी किस्मत में किसान बनना लिखा ही नहीं है। इसलिए हमारा समय बर्बाद मत कर। जीवन लाल के चेहरे पर क्रोध छा गया। बकवास बंद करो बलराम, अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो, मुझसे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुझे गुस्सा ही नहीं आएगा। याद है जब मैंने तुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज दिया था, तब तुझसे अंगूठा भी लगवाया था। हाँ याद है। तो समझ ले, उस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? ये सुनकर जीवन लाल गुस्से में आ गया। अरे ये तो पूरा अन्याय है, छोटे से कर्ज के बदले तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। अरे बलराम, अब बहुत हो गया, इसे इसके ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। बलराम ने जीवन लाल को उसके ही खेत से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। जीवन लाल उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। घर पहुंचने पर राधा ने पूछा, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? राधा, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे थोड़े पैसे उधार लिए थे और उसी समय उसने चालाकी से मुझसे एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। अब वो कहता है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन जीवन लाल मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवाया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ी मदद ली थी, लेकिन उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मुखिया जी, मेरे लिए वो खेत सिर्फ जमीन नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए मुखिया जी। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है।
अगर रामपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों? तुमने कुछ धन के लिए बिरजू का पूरा खेत अपने नाम कर लिया। महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अरसा पहले बिरजू ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था। महाराज, उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वह खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो बिरजू खेत देने से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम आरे पक्ष में गवाही दे सके। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार तुम ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने बिरजू को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। बिरजू भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी बिरजू की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन बिरजू उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, नहीं कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, ये मेरे गांव का मुखिया है और यह बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान ही है। मैंने इन दोनों के सामने ही बिरजू से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। मुखिया और बलिया दोनों ने एक स्वर में कहा, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने जीवनलाल को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके। ईवन लाल, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। जीवनलाल गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी, अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो जीवनलाल, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो जीवनलाल, मेरी बेटी का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमीन आर ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वह विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष न मेरा है न तुम्हारा, दोष तो उस समाज का है जहाँ गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और जीवनलाल की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ, तुम ही बताओ, खेती के अलावा मैं और क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो, खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा? राधा, क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाऊंगा, कहीं न कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। जीवनलाल कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है,
मैं विजयनगर जाऊंगा, वहाँ मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जीवनलाल ने बहुत उदास लहजे में कहा। अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। राधा ने एक रोटी बनाकर जीवनलाल को दी। जीवनलाल रोटी लेकर जयनगर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ देर बाद रात गहराने लगी और जीवनलाल के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। वह तालाब के पास गया, रोटी निकाली और उसे देखते हुए बोला, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो भी मेरी भूख फिर भी नहीं मिटेगी। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल इस तालाब में एक राक्षस का वास था। ये कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी नरमी से कह रहा है कि एक खाने से क्या भला होगा? लगता है ये मुझे खाने की बात कर रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ। मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। जीवनलाल पूरा मंजर समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था, ये सोच रहा है कि मैं इसे खाने वाला हूँ। चलो यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस तुरंत अपना हाथ टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा। अचानक रंगी किरणों के साथ एक सुंदर और विचित्र पक्षी जीवनलाल के सामने प्रकट हो गया। इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये बोलने वाला पक्षी है। ये भविष्य की बातें भी बताता है, और जब तुम इससे धन की इच्छा व्यक्त करोगे तो इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और सोने चांदी के खजाने प्रकट होंगे, समझे? अच्छा, अगर ऐसा है तो यह पक्षी अब मेरा हुआ और तुम अपने तालाब में अब सुरक्षित रह सकते हो, ठीक है? जीवनलाल खुशी खुशी वहां से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वह रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा। राधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, अरे बाबा, बहुत थक गया हूं। काश कहीं एक रात के लिए रुकने का कोई ठिकाना मिल जाए, सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। जीवनलाल झोपड़ी के पास चला गया। बूढ़ा व्यक्ति जीवनलाल की ओर देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था। रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते, ठीक है, लेकिन सिर्फ फड़ एक रात, सुबह होते ही निकल जाना। मुझे अकेले रहने की आदत है। जीवनलाल ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में सो गया, लेकिन जीवनलाल की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थीं। क्यों न इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? क्या तुम सच में मुझे धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे दिखाओ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी बोलो मैं वह दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है, मतलब राक्षस सच कह रहा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। देखो, मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और 10 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब राधा ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। बस अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। जीवनलाल गहरी थकान से सो गया था। वह खुश था कि कल सुबह अपने गांव वापस जाएगा
और राधा को सब कर कुछ बताएगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी पूरी तरह से सोया नहीं था। वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं? ये मेरे बहुत काम आएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिए। सुबह जब जीवन लाल जागा और पक्षी को न पाकर बुजुर्ग व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। जीवन लाल को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? अरे तू चला जा यहां से, मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। वह समझ गया था कि पक्षी बुजुर्ग आदमी के पास ही है, लेकिन जीवन लाल बहुत कमजोर दिल का मालिक था। बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर वह डर गया और वापस राक्षस के पास आ गया। अरे जो पक्षी दिया था वह तो उड़ गया। मैं रात को सोया था, सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? वह पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूं जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी देते हुए बोला, यह एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है। इसकी खरास ताकत से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। यह शक्ति तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी, समझे? जीवनलाल उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में यह सब सच है? क्या यह अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, लालची बूढ़े को अभी पत्थर बना दो। माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छुपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। जीवनलाल ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वहां वही पक्षी था। मैं बताने ही वाला था कि वह बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए थे। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर तुमने दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा, समझ गए? जीवनलाल पक्षी को लेकर खड़ूसी खड़ूसी अपने घर लौटा। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसने राधा को सारी कहानी सुनाई। कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी मदद की। राधा हैरान भी थी और खुश भी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया। क्या तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, तुम बहुत अमीर बनोगी। तो फिर देर किस बात की? ढेर सारा सोना मेरे सामने प्रकट कर दो। अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें जमीन पर उतरने लगीं, जो बहुत सारे मुद्राओं के ढेर की तरह चमक रही थीं। रोशनी की चमक में मुद्राओं का वह ढेर जादुई खजाने जैसा दिख रहा था। कुछ ही समय में जीवनलाल पूरे गांव का सबसे ज्यादा धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर और प्यारा सा घर बन चुकी थी, जिसमें खड़ूशहाली और शांति की रोशनी छाई हुई थी। एक दिन वह जादुई पक्षी उड़ता हुआ आ गया और जीवनलाल के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भीरू किशुनगर की सीमा में अपनी पूरी फौज के साथ घुस आया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। जीवनलाल ने गांव के एक आदमी को राज दरबार भेजा। आ जाओ, राजा विक्रम से कहो कि रामपुर गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया है और ये सारे सोने के पात्र भी तोहफे में भेजे। सेवक राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और सोने के पात्रों से भरी थाली उनके सामने रख दी। महाराज, रामपुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति जीवनलाल ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इतने सारे पात्र, हमने भी कभी इतनी बड़ी भेंट नहीं देखी। मंत्री, अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है।
अरे, तुम तो वही किसान हो जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। उस समय मैंने तुम्हें न्याय नहीं दिया था, लेकिन यह सब कैसे हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, यह मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकता। हमें यहां फिर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। एस महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसकी पूरी सुनवाई करें। और हां, यह मामला आपके भविष्य से भी जुड़ा है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से निकल सकता है। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप अब मेरे घर पर जमींदार बलराम मक्खिए और बलिया को बुलाकर उनसे साफ साफ पूछें कि क्या मैंने वास्तव में अपनी खेती बेची थी या नहीं। सैनिकों, तुरंत जाकर उन चारों को बुलाकर मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में वे चारों वहां आ पहुंचे। राजा विक्रम ने पूछा, मुखिया, सच सच बताओ, क्या जीवनलाल ने वाकई जमींदार को अपनी खेती बेची थी? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर यह झूठ बोला था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी की शादी रोकने की धमकी दी थी। महाराज, जब मैं एक गरीब किसान था तब ये सब मेरे पक्ष में नहीं बोले, लेकिन आज जब इन्हें पता चला कि मैं इतना अमीर हूं कि जमींदार मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो ये सच बोलने लगे। मैं चाहता हूं कि आपके राज्य में ऐसा नया नियम स्थापित हो जहां अमीर और गरीब के बीच कोई भेद न रहे। तुरंत इन चारों को जेल में डाल दो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें।